भावना जी। नमस्ते आदि गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। और लास्ट टाइम आपका जो पॉडकास्ट था उस पर बहुत सारे रिव्यूज़ आए हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला उन्हें। तो आज हम आपके साथ दोबारा जुड़ पा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी एक वो है चीज़ है, एक बहुत अच्छा एफर्ट है आपकी तरफ से भी। और आप बहुत सरल भाषा में बहुत सारी चीज़ें समझा देती हैं। तो आज हम लोग मन के ऊपर बात करेंगे कि मन के बारे में, मनस के बारे में, चित्त के बारे में, वेदों में, शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा हुआ है और जो भी लोग हैं हमारे वो कैसे उस चीज को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि मुझे धर्मा डायलॉग्स पे आके मुझे भी आपके साथ बात करके और जो इंटरेक्शन से मैंने भी काफी कुछ सीखा था। और नेचुरली अब हम जब आज आपने मन की बात की है तो पहले तो मन में यही क्वेश्चन आता है कि हम इस पे बात ही क्यों करना चाहते हैं, ऐसी भी क्या बात है ना। तो मैं ये देखती हूँ अपने आसपास, जरा एक बारी नजर उठाकर देखिए तो चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, देश विदेश में कहीं भी, एक प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि लोगों का मन स्थिर नहीं है। मतलब अनस्टेबल तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे कहने स्थिरता मतलब जिसके अंदर हम कहें कि वो अपने आप में संतोष प्राप्त हो, ऐसी वाला फीलिंग नहीं है, परेशान है। और एक उछल, जैसे होता है ना, हम कहते हैं समुद्र की लहरें ऊपर नीचे हो रही है, उस तरह से ही कोई मन की भी परिस्थिति है। तो वो जब हम देखते हैं कि तब हम अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ या ऋषि मुनियों की तरफ या आप जैसे जो विद्वान जो मेडिटेशन में जाते हैं, मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये मन है क्या, ये थोड़ा सा पहले जान लेना चाहिए। तो पहले तो अगर हम इसको देखें, मन शब्द को अगर हम इंग्लिश में समझे तो हम माइंड कह देते हैं। ये बहुत वो बात है। और इसके बाद आप ये देखिए कि हमारे माइंड, जब हम बात करेंगे तो आज के यंगस्टर्स कहेंगे ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन, ऐसा बोलेंगे। तो पहले तो यही स्पष्ट करना जरूरी है, क्या ब्रेन और माइंड एक ही है? आप बताइए प्रकृति जी, आपको क्या लगता है? नहीं है, एक ही नहीं है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मन तो वो है जहां से हमारे सारे विचार बन रहे हैं। लेकिन ब्रेन जो है उसका वो एक मैकेनिज्म है या मैकेनिकल थिंग है हमारे उसके अंदर सपोर्ट सिस्टम में, या एक, तो जब हम कहते हैं किसी को ब्रेन इंजरी हो गई, वो उसको ब्रेन इंजरी हुई है या कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ, लेकिन उसके सोच विचार या फीलिंग्स जो जनरेट हो रही है वो नहीं खत्म हुई है। वो माइंड में, वो उसके मन में हो ही रहा है, भले ही वो कर पाए या ना कर पाए। तो इसीलिए हमारे माइंड को या मन को चोट कभी नहीं लगती है। हाँ, इमोशनली लग जाए वो अलग बात है। हाँ, यस, इमोशनल, आपने सही कहा, इमोशनल लग सकती है, लेकिन उसपे ऐसे फिजिकल इंजरी नहीं होती है। हाँ, जैसे टीवी के अंदर आप देखिए तो टीवी में मूवी चल रही है जैसे सपोज, तो अब वो टीवी के अंदर थोड़ी चल रही है। टीवी तो एक उपकरण है जो दिखा रहा है, कहीं पर कोई घटना हुई या कहीं पर कोई चीज हुई वो दिखा रहा है उसको। तो वो एक्चुअल प्लेस नहीं है, वो सिर्फ एक यंत्र है जो आपके पास कोई चीज दिखा रहा है आपको। तो ब्रेन भी वैसे ही है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक तरह से वो वहां से जनरेशन हो रही है, कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है माइंड से या मन से। पर अगर आप देखें तो पहले जो मैंने अभी बोला कि सबके मन इतने ज्यादा आजकल बेचैन से रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपने कभी ऐसा सुना था पहले? मुझे नहीं पता, वैसे आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, बट साइकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुआ ये तो मुझे नहीं, जिसमें लिखा होता है कि वेदास में साइकोलॉजिकल स्टडीज और ये सब। तो वैदिक ऋषियों ने इसके बारे में बात तो की है, लेकिन उन्होंने हैरान परेशान होकर वो वाली बात नहीं की थी कि हमारे मन को ऐसे परेशानी हुई या कुछ। उन्होंने क्या कहा वो जानने की बहुत जरूरत है। उन्होंने जैसे बोला, आप सब उपनिषदों से फेमिलियर हैं, या मैंने पिछले अपने टॉक्स में कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में भी बात की थी। तो जो हमारे वैदिक टेक्स्ट है उसमें जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब होते हैं। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल, कौशितकी ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है, वहां पर कहा गया मनो व अपरिमितम, मतलब मन जो है वो लिमिटलेस है।
उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, वो लिमिट में हमें खुद बांधना पड़ता है, अदरवाइज वो कहीं का कहीं चले जाता है। लेकिन इसी बात को अगर हम देखें गोपद ब्राह्मण में, वो कहता है कि मन एव सर्वम, जो मन है वो क्या है, सब कुछ है। मतलब आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं, और जैसे जितने तरह की चीजें आप एक विचार सोच विचार में लाना चाहते हैं, सब कुछ है, वो मन ही है। तो इसीलिए जो हम देखते हैं आज की डेट में भी, जो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं मनोमय, जब हम अपने आप को कहते हैं तो जो मन है वो एक्चुअली जितना जो जो आप देखते हैं, जो जो आप सोचते हैं, जो जो आप विचार करते हैं, उसी से एक्चुअली आप खुद भी अपने आप को शेप कर लेते हैं। ये मैं कहना चाह रही हूँ। जो अगर मैंने इसको कनेक्ट किया है वेदों से, तो उसका मतलब है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका सब कुछ है। लेकिन अब आप जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह के इमोशंस, जिस तरह की अफेक्शंस, या जो भी कुछ आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, या अगेन जो आप देखना चाहते हैं, कई बार आपने नोट किया होगा ना, ऐसे हम कहीं जाते हैं तो वो पूछते हैं कि अरे आपने वहां देखा था ये, वहां कैसा लग रहा था, कुछ भी था। तो हमारे जैसे कई बार हम ऐसा जवाब देते हैं, नहीं मैंने तो नहीं देखा, मेरी तो नहीं नजर गई। ये बहुत सिंपल वे में हम लोग कहते हैं। तो वो एक्चुअली हमारी आंखें भी वहां जाती हैं जो हम देखना चाहते हैं, तो उसमें जो योगदान है वो मन का है। तो मन इस तरह की एंटिटी है जिसको मैं तो कह सकती हूँ कि सुप्रीम एंटिटी है, आप भी शायद मानते होंगे कि उसके द्वारा जो जो देखने योग्य है और हम देखना चाहते हैं, वहां तक हम जा सकते हैं। हाँ। अब आप तो ध्यान वाली हैं, आप ज्यादा बता सकती हैं कि आप ध्यान कहाँ तक पहुंच जाती हैं। ध्यान में मन के परे जाना पड़ता है ना, जहां पर ये इच्छा रह जाए कि अभी ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, तो खेल हो गया ये, है ना। कि जैसे आप फिजिकली शरीर से देखें तो जाके देखते ना आप कहीं पर कोई चीज, कि इधर चले गए, उधर चले गए, इससे मिल लिए, उससे मिल लिए। मन भी यही करता है, यही काम करता है। तो मन को बांधना पड़ता है। योग के हिसाब से मन जो है वो एक नियंत्रण में लाने की चीज है, नियंत्रण में लाने का उपकरण है, और उसको शांत बैठना सिखाना पड़ता है। नहीं तो वो तो भागेगा ही भागेगा, वो बिल्कुल घोड़े के जैसे, बेलगाम घोड़े के जैसे जाएगा। बहुत अच्छा आपने ये बताया। ये इस बात को भी मैं आगे भी कनेक्ट करना चाहूंगी। जो मन है वो देखा जाए, चलिए हम इसको पहले ही ले सकते हैं कि हम, आपने जैसे ये बात बोली है, ये क्योंकि आप मेडिटेशन में हैं या आप उसको, उस बात को समझते हैं, तभी आपने कहा कि मन से परे हमें जाना पड़ता है, या आपने कहा कि हमें उसे जो है एक तरह से पकड़ना पड़ता है। घोड़ों का एग्जाम्पल आपने दिया, तो क्या ये एग्जाम्पल आपको खुद से ही आया या आपने कहीं पढ़ा? नहीं, मुझे तो अपने अनुभव से पता चला कि ये भागता है सिर्फ मन, और धीरे धीरे मुझे मेडिटेशन करके, योग करके ये समझ में आया कि अगर प्राण वायु स्थिर कर लो, है ना, प्राण और सांस लेने का तरीका अगर आप बदलते हो तो मन की गति पे फर्क पड़ता है। तो कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि मन की गति क्या होती है, क्योंकि मुझे पता है वो अलग अलग गतियों में चलता है और बहुत ही तेज गति होती है मन की। आप उतनी तेज अमेरिका नहीं जा सकते, कहीं पर भी बैठकर जितनी तेज मन से जा सकते हैं। ये तो खैर है, तभी बिल्कुल सही आपने कहा कि मन की गति बहुत तेज है और मन एक घोड़ों की तरह है। एक्चुअली अगर हम इस बात को, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि जब हम बात करें कि मन को हमें कंट्रोल करना है या मन के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है हमें कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का ही उपनिषद है, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका उपनिषद है। उसमें बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ये जो हमारी सोल है वो क्या है, वो एक रथी की तरह है। रथी मीन्स जैसे हम कार चलाते हैं, तो कार चलाने में हमारे पास कई बार ड्राइवर भी रहता है, और कभी कभी हम खुद तो नहीं, खैर कभी मतलब खुद तो वैसे चलाते हैं, बट ड्राइवर चलाने वाला कोई और होता है, बट हम पीछे आराम से बैठे होते हैं। तो सिमिलरली अगर हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को एक रथ के रूप में जान लें कि वो एक रथ है, और उसपे जो रथी है, जो सवार की हुए, जिसको जाना है, वो एक आत्मा है। लेकिन वो कैसे चलेगा? जैसे उसका सारथी, उस रथ को कैसे सारथी कौन है? जो उस रथ को चलाने वाला है। अब वो कौन होगा? वो है बुद्धि। जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमारा, जिसके अंदर सारा ज्ञान हमें होता है, वो।
लेकिन वो कैसे चलता है, जहां उसके घोड़े जाते चलते हैं। तो वो घोड़ा क्या है, वो एक्चुअली हमारा वो जो है एक सॉरी, घोड़े जो हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। हाँ जो इंद्रियां हमारी, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो, लेकिन उनकी जो लगामें हैं वो कौन है, वो मन है। तो अच्छा मन जो है वो बेसिकली लगामें हैं उन घोड़ों को खींचने वाली। लेकिन वो घोड़े चलते कहाँ है, वो जो रास्ता है वो रास्ता क्या है, वो है विषय, जो हमारे विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं। और जैसे हम कहते हैं रस, रूप, रस, गंध, हाँ ये सब चीजें जो हैं इस तरह की विषय। और जिसको, जो उन विषयों को जितना जितना हम आसक्ति भाव से अपने अंदर लेते चलते हैं, और उसका हम कहते हैं कि जो रथी है वो उसके द्वारा वो उसको भोग कर रहा है, मतलब कि आत्मा भोग कर रहा है। लेकिन जब वो अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करता है, तब वो क्या करता है कि उन विषयों का आस्वादन नहीं करता, हाँ वो छोड़ देता है। लेकिन वो कब पॉसिबल है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है। वो पॉसिबल तब होता है जब बुद्धि में इतना ज्ञान हो जाए हाँ कि वो अपने घोड़ों को, मतलब इंद्रियों को लगाम उनकी खींच सके। तो लगाम इज मन। तो अगर वो लगाम ढीली कर देगा, लेट सपोज हमारा मन है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया सब जगह घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना, वो तो चलता ही जाएगा। लेकिन अगर लगाम खींच दी ऐसे करके, तो अगर अब वो अमेरिका पहुंचे तो वो अमेरिका में ही बैठेगा थोड़े दिन, हाँ वहां से ऐसे भागेगा नहीं। हाँ तो बहुत सारे ये युवाओं के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे जो आजकल इतना साइकोथेरेपीज चल रही हैं, साइकेट्रिस्ट की खूब अच्छे से वो जॉब हो रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि हम खुद अपने मन को लगाम नहीं कर पा रहे। हाँ टाइट करना जो हमें, वो नहीं हम कर पा रहे। हम सिर्फ भागते चले जा रहे हैं, हमारे मतलब सेंस ऑर्गन्स भाग रहे हैं अपने अपने विषयों की तरफ, और हम उसे कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी बात यहाँ पर है सभी के समझने के लिए कि हाँ ठीक है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम समझ में आ गई हमको। तो कंट्रोल ना रखना कहाँ पर, चेतना जो है अगर बुद्धि पे रह गई होती, विषयों में नहीं भागी होती, तो मन नहीं भागता। तो हम बुद्धि पे रख पाते चेतना, तो डिसाइड कर पाते कि अच्छा ठीक है अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा दिमाग टीवी में नहीं जाना चाहिए, कहीं कोई मूवी लगी है उसमें नहीं जाना चाहिए, कहीं कोई दोस्त या पार्टी चल रही है वहां नहीं जाना चाहिए हमारा दिमाग। तो ये रख तब पाते जब चेतना बुद्धि पर होती है ना, और विषयों में नहीं भाग रही होती। अभी क्या होता है, चेतना वो विषयों पे भाग जाती है, तो चेतना को बुद्धि पर कैसे रखेंगे, वही रास्ता योग दर्शन वही योग है कि चेतना को पहले बुद्धि पर टिकाना सीखो। हाँ, तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि पूर्णतः वैरागी हो जाएंगे, नहीं। पहले आसक्ति थी तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी विरक्ति होगी, कि अभी आसक्ति किससे बचेगी कि पढ़ रहे हो तो पढ़ने में, अपने पढ़ाई, अपने नंबर, अपने कैरियर, अपना रिजल्ट, उसमें थोड़ी सी आसक्ति रहेगी आपकी। फिर उसके बाद लेकिन एटलीस्ट बाकी के विषयों से तो विरक्ति हो जाएगी, तो विषय धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पे ध्यान रहेगा, है ना, उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान नहीं रहेगा। कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई भी दिमाग से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले सिर्फ उसी के अंदर एकाग्रता को बढ़ाते जाना होगा, बढ़ाते जाना होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकली बात करें अगर हम, तो एकाग्रता के बढ़ने का मतलब क्या है, विषयों का कम हो जाना। एकाग्र व्यक्ति वैरागी नहीं है कि अरे सारे ही विषय छूट गए उसके, ऐसा नहीं है उसको, लेकिन उसे अपने एक विषय और वस्तु के अलावा बाकी सब चीजों में उसको कोई आसक्ति नहीं है, उस बाकी सब चीजों में वो विरक्ति की स्टेट में है। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका हो गया समझने का कि हटाएंगे कैसे, अगर मन भाग रहा है तो हटा कैसे लें। पहले आप लोग भी पीएचडी करते हैं, इतना पढ़ते हैं, अब ये थोड़ी कि आज आप संस्कृत में पीएचडी कर रहे थे, कल आपके दिमाग में आया नहीं मैं तो बायोलॉजी में करूं, तो आधी उसको आधा छोड़ दिया, फिर बायोलॉजी में लग गए, फिर लगा ये भी अच्छा नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत है, लाओ कुछ और करें। ऐसे नहीं करते हो ना आप लोग, सालों तक पीएचडी करते हो, और क्या पता पीएचडी पूरी भी होती है, कितने सारे लोगों की तो नहीं भी होती, लेकिन कोशिश तो पूरी करते हो अपनी तरफ से, लगे तो एक ही चीज में रहते हैं ना। तो एकाग्रता की एक स्टेट को पाना, तो कोई भी साधारण मनुष्य है उसको सबसे पहले एकाग्र बनना चाहिए। वो योगी वैरागी वो सब बात की बात है, मन को स्थिर करने का पहला स्टेप है एकाग्रता लाना अपने अंदर। बिल्कुल।
आपने जो बात की, अगेन आप जो बातें कर रही हैं उसको मैं अपने स्क्रिप्चर्स के साथ रिलेट कर पा रही हूँ। अच्छा। तभी मैंने उस तरह का एग्जाम्पल पुट किया। अभी जो आपने बात की मन को एकाग्र करने की बात, तो वो मैं एक गीता का कोटेशन यहाँ पर बताती हूँ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता 6 अध्याय का 35वां ये श्लोक है। इसमें उन्होंने खुद ही जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा हाँ। मन को स्थिर किया जा सकता है। तो ये देखिए, वही जो आपने बात की है कि आपको डिटैच तो होना है, लेकिन एक दिन में डिटैचमेंट नहीं आती है। हाँ। तो वो वैराग्यता जो है, तो वो कैसे आएगी? जब हम प्रैक्टिस, अभ्यास से हाँ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, तो हम अपने आप को यहाँ रोक कर बैठे ही हुए हैं कि नहीं, हमें ये आपस में बात करनी है। आप इतने दूर से, मैं यहाँ से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, बहुत लंबी बात हो गई, पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा, पता नहीं क्या कोई आया है क्या, कुछ इस तरह से अपने मन में लाऊंगी, हाँ। तो ना मैं इधर बात कर सकती हूँ ना उधर बात कर सकती जी हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज, ये थोड़ा सा हमें मतलब फोकस होके बात। तो यहाँ मैं एक बात यहाँ रखना भी चाहूंगी कि जो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने मन को क्रिएटर के रूप में देखा है। हाँ। जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में अगर आप देखें, जो मैंने यजुर्वेद की पिछली बार बात भी की थी, वहां पर जो प्रजापति है जी। वो सुप्रीम एंटिटी के रूप में बताए गए हैं, मतलब डिवाइन लॉर्ड है। हाँ। उनके द्वारा ही समस्त जगत या समस्त सृष्टि हुई है। तो यहाँ पर एक ऐसा शतपथ ब्राह्मण में आता है मंत्र, जहां पर इस बात को रखा गया है कि मन जो है वो साक्षात मन है प्रजापति, मन ही प्रजापति है। वाह। अब आप इसको जब आप रिलेट करते हैं कि जो मन है वो कैसे प्रजापति है। अब कोई कहेगा क्या मन बैठे थे ऐसे आज पृथ्वी बना दी, चंद्रमा बना दिया, ये बना दिया? नहीं। हाँ। इसका मतलब है कि जो आपके अंदर जो माइंड है वो, या जो मन है, वो ही सब तरह की फीलिंग्स को जनरेट करता है। और जब वो फीलिंग्स को जनरेट कर रहा है, तब वो आपके लिए वैसा वैसा वर्ल्ड बनता जा रहा है। आप संसार सृष्टि आपके के लिए वही रचयिता है हो जो आप जाते हो। जानते हैं। हाँ, मन की वजह से आप सृष्टि के रचयिता हो जाते हो। और वो सृष्टि, ये ब्रह्मांड वाली सृष्टि नहीं, अपनी खुद की सृष्टि जो हर वक्त आपके अंदर रहती है, उसके रचयिता आप ही हो, उसके सृष्टि के वही हो। तो अरे वाह, बड़ी अच्छी सुंदर बात है। यही अनुभव ही है, यही सीधे पता ही यही चलता है हमको कि मन ने ही रचा रखा है सारा संसार जो हमारे अंदर चलता है। बिल्कुल। जैसे आप देखिए, जो इस समय किसी और कंट्री में, मान लीजिए कोई लंदन में बैठा है, उसकी परिस्थितियां क्या है, या वो कहाँ पर कैसे खाता है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम बायोलॉजिकली तो सेम प्रोसेस हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका सोच विचार कैसा है, क्या भारतीयों जैसा ही है, या आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो वहां जैसा है। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें नहीं पता, वो हमारे लिए तो नॉलेज से परे है। बट पॉइंट इज कि मतलब आप सोच के देखिए, उस टाइम की बात सोचिए जब ये सब चीजें नहीं थी, इतनी इंटरकनेक्टेडनेस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस समय जो है, हम ऋषियों ने ये माना कि जिसने जिसके ऑफकोर्स सबके पास मन है, तो मन उनकी सृष्टियों का खुद ही जिम्मेदार है। हाँ। कोई और नहीं है ना। तो मन, अगर हम कहें कि मन के अंदर जो उत्पन्न हो, अब सृष्टि कैसी, एक तो फिजिकल सृष्टि दिख रही है, मैंने घर बना लिया, मैंने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, खाना वगैरह, ये कार वार, लग्जरी, सब कुछ, ये तो सृष्टि है। अगेन ये मेरे मन से ही है, मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे अच्छे प्लांट्स खरीदने हैं, जो भी है, ये भी मेरे मन की फिजिकल सृष्टि है। लेकिन इसके अलावा जो अंदर की आंतरिक सृष्टि की जो हम बात करें, वो क्या है, उसके अंदर हमारे क्या जनरेट होते हैं? सबसे पहले इमोशंस, जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। अब उसके अंदर सबसे बड़ा होता है कि जिसको हम कहेंगे स्नेह, सबके साथ प्रेम से बात करना, या किसी के प्रति आसक्ति रखना। फिर भय, जो डर है, वो भी है, हमें बहुत सारी चीजों से डर रहता है। और फिर उसके बाद एक जो खास चीज है वो है संकल्प, जो हमारी डिटर्मिनेशन की बात अगर हम करें, तो वो जो संकल्प हम कर लेते हैं, आज तो मुझे ये करना ही है। अच्छा, किसी तरह का कभी कभी हमें कोई निराशा भी होती है किसी चीज को करने से, रिग्रेट जिसे हम कहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रिग्रेट के साथ हम
प्रायश्चित भी करना चाहते हैं हाँ कि मुझसे ये गलती हुई थी, मैं अब इसको कैसे करूं। तो वो एज अ फिजिकल बॉडी तो नहीं मैं ये सब कर रही, लेकिन हाँ मैं मेंटल स्तर पर उसको कर रही हूँ। और फिर उसके बाद किसी किसी के प्रति हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा रहती है, हाँ बहुत डेडिकेटेड रहते हैं हम उनके प्रति, सिंसियरिटी एकदम निकल कर आती है। फिर धारण शक्ति भी जो हमारी होती है, कुछ कुछ हम धारण कर लेते हैं, जो ये सब हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स में फिर कन्वर्ट होकर हमारी पर्सनालिटी वैसे बना देते हैं। तो अगर हम किसी को एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम बात करते हैं, फिजिकल बॉडी फिजिकल अपीयरेंस तो इनसे प्रभावित होती ही है नेचुरली, लेकिन पहले क्या है कि जब आपकी ये सब एट्रीब्यूट्स जो आपके मन के अंदर जनरेट हो रहे हैं, ये आपको डिफाइन करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब कभी हम बात करते हैं कि वहां हम किसी से मिले थे या उनका आपने बात करने का तरीका देखा, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी है, या कोई गुस्से या वाला बहुत इंसान मिल जाए। हाँ, गुस्से वाले, हाँ ये बहुत होता है। हाँ। कई बार हमें डर लगने लगता है किसी किसी ऐसे से बात करने के लिए। तो ये जो है, ये हमारे जो अगेन जो उन्होंने जिस तरह से अपने आप को बनाया, हाँ। देखिए सारा मैं रिलेट कर रही हूँ, जैसी सृष्टि उन्होंने अपने आसपास रची, अपने मन से रची, वो उनके सब इमोशंस और ये सब फीलिंग्स में बाहर निकल के आ रही है। और फिर उसके बाद वैसे वैसे वो एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। और जब दूसरों के सामने वो जाते हैं तो लोग अपीयरेंस को ना देखकर वो उनको देखते हैं किस रूप में, कि ये किस तरह का ह्यूमन बीइंग है। तो मन आपको इस तरह से बनाता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि मन की सृष्टि को, ये मैंने यहाँ समझाने का थोड़ा प्रयास किया है। बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि मन ने अंदर क्या सृष्टि रचा रखी है। और मन की ये सृष्टि कुछ लोगों की भयानक भी हो जाती है, बिगड़ भी जाती है ना ऐसी सृष्टि। तो ये मन की सृष्टि ही अपने अंदर से दुख या अवसाद को पैदा करने का भी एक कारण हो जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप उसके अंदर फिर अपनी इच्छा शक्ति को लाइए। अच्छा, हाँ, कि अपना भाई क्यों पैदा कर रहे हैं इतना दुख ना। तो अब वही वाली बात है, इतने टाइम तो नियंत्रण करने की मन को आदत नहीं थी, भगा देने की आदत थी। और जो भी सृष्टि में अच्छा लग रहा बुरा लग रहा, जो आउट ऑफ कंट्रोल सृष्टि का क्रिएशन होने लग जाता उसके बाद, है ना, कि वो नियंत्रण में रहने की को आदत नहीं डाली, मन को कंट्रोल करने की कोई आदत नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो एक टाइम आया कि वो अब सब आउट ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है। नहीं, आपने इसमें वो सुना होगा, एक टर्म है बहुत ज्यादा, जब हम वेद पढ़ते हैं तो हमें ये टर्म आती है, षड ऋतु की अच्छा टर्म है। हाँ, जो हमारे एज अ फिजिकल एंटिटी या हमारे जो अंदर का मेंटल एंटिटी कह लीजिए, जो हमारे 6 रिपु कहे गए हैं। हाँ 6 रिपु मीन्स शत्रु, जो हमारे 6 एनिमीज कहे गए हैं। हाँ, विकार वो बन 6 एनिमीज क्या है, जो मेरे ख्याल से काफी लोग जानते भी होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हाँ तो किसी से बहुत ज्यादा अफेक्शन होना, बहुत ज्यादा किसी के प्रति लस्ट रखना, देन डिजायर, देन जेलसी, देन अपने आप में प्राउड करना, देन एंगर करना, ये जो है, ये सब देखिए, ये बिल्कुल जितनी बातें भी मैंने पहले मन की सृष्टि की बात की थी, ये उन सबके एकदम, जिसको हम कहेंगे रुकावटें हैं आपकी ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जिसको कि मन डेवलप कर रहा है सृष्टि के रूप में एज अ क्रिएटर। उन सब के अंदर अगर किसी का बहुत ज्यादा एंगर ही निकल कर आ रहा है, तो आप देखिए उसकी पर्सनालिटी कैसे बन जाएगी। हाँ तो ये एंगर उसके लिए एनिमी की तरह हाँ है ना। और इसी तरह किसी का बहुत ज्यादा अफेक्शन है, हम बहुत सारी ऐसे न्यूज देखते हैं, अफेक्शन में उसने क्या क्या कर दिया। तो अगेन अफेक्शन जब तक अच्छा था, जब माइंड उसको रच रहा था, हर किसी के प्रति स्नेह भाव रखना। अब इसी के प्रति आप इसका उल्टा देख लीजिए, एकदम टोटल इतना अफेक्शन कर लिया कि उसने कुछ का कुछ कर दिया, अति का मोह। तो ये उसका एनिमी है। हाँ हाँ, ये सारी चीजें इस तरह से ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब रच रहे हो अपने मन से सृष्टि, तो अच्छा कुछ रचो, और रचना ही है तो कंट्रोल रखो कि क्या रच रहे हो। नहीं तो वो बाद में राक्षस और ऐसी शत्रु ये सब चीजें भी रच जाएंगी, जो बाद में खुद पर्सनालिटी खराब करेंगी, जीवन खराब करेंगी, कर्म खराब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। कर्मों की जब आप बात करते हो तो एक ये भी चीज आ जाती है, देखा जाए तो यहाँ एक कोटेशन आता है, वो इस तरह से कि जो मन है
मन एक फोर्स की तरह बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक वेग। कोटेशन मिलता है, रेफरेंस, वो कहा गया है मन एव अग्नि। अच्छा। मन जो है वो साक्षात अग्नि के रूप में है। अग्नि, अगर आप हाँ। ये देखिए, हमारे अग्नि मीन्स एनर्जी, हाँ। हमारी बॉडी में भी एनर्जी है, ठीक है। उस एनर्जी के बल पे हम कहीं का कहीं कुछ का कुछ कर लेते हैं, वो दैट एड्स फिजिकल, जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, वो पावर। और जब हम सृष्टि हो रही है, अगर यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगेन वहां पर अग्नि जो फायर एलिमेंट है, उससे ही सारी वो ही सृष्टि हुई है। अब यहाँ पर मन को भी अग्नि के रूप में बताया गया है। पहले तो प्रजापति बता दिया क्रिएटर है, लेकिन क्रिएटर कैसे? क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट एज फायर जो है वो मन ही है। अब क्यों? क्योंकि मन एक फोर्स की तरह है। आपके जितने एक्शंस हैं, जितने भी एक्शंस आप करते हैं और अपने ड्यूटीज करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, सबके अंदर एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए ना, एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए। तो वो कौन है? वो मन है। तो अगेन आपका सारा कर्म अकर्म सब निर्भर करता है मन पे। हाँ, इसीलिए योग दर्शन में भी ना बोलते हैं कि चित्त जो है, योग दर्शन में पतंजलि ने उसको चित्त बोला, जिसकी के ऊपर की सरफेस लेवल की भूमि को उन्होंने मनस बोला, और जहाँ संस्कार होते हैं उसको उन्होंने चित्त बोल दिया, जहाँ पे एक्चुअल में संस्कार बीज रूप में जो रहते हैं उसमें। तो उन्होंने वही बोला कि चित्ताग्नि, चित्त अग्नि ही है। तो चित्त अग्नि को उन्होंने कहा चेताग्नि से हटेगी। आप चेतन हो, आप उससे बड़ी अग्नि हो। जो खुद आत्मा है वो सबसे बड़ी अग्नि है, तो वो चेताग्नि है। तो चेताग्नि से चित्त अग्नि को भगाना है बुझाना है, मतलब उसको डायरेक्ट करना है उससे, नहीं तो वो अनकंट्रोलेबल जलेगी। और मन का एक ही काम है, आपको जला देना, फूंक देना पूरी तरह से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं एकाग्र करते हैं, है ना, जैसे आपने ये बहुत अच्छा बोला कि मन के परे जो है वो हमारी खुद का जो चित्त है, जिससे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, एंड वो जो है वहां तक पहुंचने के लिए आपके खुद का ही जो अंदर का चेतनता है, वहां तक उससे द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो अगेन जब तक आप अपने मन को नहीं मन को जलाने का मतलब, एक तरफ तो मन को अग्नि कह रहे हैं कि अग्नि की तरह फोर्सफुली तक उसके द्वारा काम किए जा सकते हैं, क्योंकि हम कहते नहीं, जब तक आप किसी कार्य में मन को नहीं लगाएंगे काम होगा नहीं। तो ये वाली बात जो अभी हम कर्म से जोड़ रहे थे मन को, वो इसीलिए जोड़ रहे थे क्योंकि मन का लगना जरूरी है। जो उससे भाव जो हम जिस काम को करने से जो भाव जनरेट हो रहा है, जैसे कि जो ज्ञान आ रहा है हमें, तो ज्ञान कहाँ आ रहा है? वो जा रहा है हमारी बुद्धि में, जो जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं। तो बड़ा मतलब ऋषियों मुनियों ने बहुत कह तो दिया सब कुछ संकेत रूप में या सूत्र रूप में, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत तरह से आपको जानना पड़ेगा उस बात। बहुत तरह से, और बहुत तरह के अभ्यास भी करने पड़ेंगे, जिससे कि मन को बांधा जा सके, उसको कंट्रोल में रखा जा सके। जी बिल्कुल। और यहाँ तक मैं ये भी देखती हूँ कि मन को ना स्ट्रांग रखने की बात है। जब हम एकाग्र की बात कर रहे हैं, उसको अग्नि के रूप से देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि वो तो सृष्टा भी है, फिर हम देख रहे हैं वो दूर तक जा भी रहा है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? उसको कंट्रोल करना, है ना। तो वो चीज हम देखते हैं कि वो स्ट्रांग है, उसको हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। वो तरीके हमें योग, जैसे जो हमारे योग दर्शन है, वो सब समझाते हैं, बट वो बहुत ही पावरफुल है। जी बिल्कुल। तो सॉरी। तो एक और यहाँ पर एक बात मुझे और ध्यान में आ रही है, जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में ही एक हमें अगेन जो उसका 6th चैप्टर है, उसमें ये कहा गया चंचलम ही मनः, जो मन है वो चंचल है। और अभी देखिए, अभी हमने कहा, अभी तो हम कहा हमें वेद कह रहा था, अब देखिए यहाँ से रिलेट करना शुरू कीजिए। जो वेद है वो कह रहे मन तो एक अग्नि है, मन तो एक सृष्टा है, ये सब बता रहा है। और दूसरी जगह वो यहाँ पर जब तक वो गीता तक पहुंचा, तब उन्होंने बता दिया श्री कृष्ण ने कि मन तो चंचल है, चाहे वो एक फोर्स की तरह है, लेकिन और सृष्टा है, सब कुछ है, लेकिन चंचल बहुत है। तो जाके ये जो उपनिषद में हमें तभी वहां पर वो मन को लगामों की तरह, जो हमने बात की थी,
वो वहां पर आती है ये बात। तो बीच में कंट्रोल करने वाली बात है। अगर हम वेद से, क्योंकि हमारे जो ये अगर हम इसको ऑर्डर को देखें तो पहले वैदिक ग्रंथों में पहले ब्राह्मण ग्रंथ हो रहे हैं, फिर उपनिषद हो रहे हैं और गीता बाद में आ रही है जी। तो ब्राह्मण ग्रंथों ने उसे मन को जो है वो फोर्स के रूप में बता दिया, अग्नि के रूप में बता दिया, सृष्टा के रूप में बता दिया। लेकिन उपनिषदों ने बता दिया कि इस अग्नि को आपको कंट्रोल करके चलना है। वो भी कैसे कंट्रोल करना है, जैसे घोड़ों की लगामें खींची जाती हैं वैसे ही मन को खींच के रखना है। मन के द्वारा मतलब मन से हर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको खींच के रखना है, नहीं तो हम बहते चले जाएंगे। और फिर आगे इसकी प्रवृत्ति को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है। तो ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने निकाल दिया है, तो इसलिए वो मन इधर उधर जा सकता है। उसको पकड़ना, वेगवान तो ये बहुत बार आता ही है कि कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ये तो हमें वेद भी कह रहे हैं कि वो सर्वम है और प्रवाहमान है, ये तो हमें वेद भी बता रहे हैं। अब ये है कि अगर हम मन को कंट्रोल करते हैं या हम कहें इस मन के द्वारा, अभी तक हमने जो बेनिफिट की बात की थी वो सिर्फ इतनी थी कि हम अपने कर्मों को कर सकते हैं। क्यों? मेरी स्ट्रॉन्ग विल है अगर किसी काम को करने में और आई एम डिटैच, तो मैं अपने काम कर सकती हूँ। ड्यूटीज के प्रति मन मुझे एक तरह से सचेत कर देता है, मेरी इच्छा शक्ति डेवलप कर देता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, वैराग्य ले आता है। ओके, लेकिन अब उसको देखा जाए तो और क्या बेनिफिट्स हैं या उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मन को जो नियंत्रण करने की बात हो रही है, अगर आप सबको ये चीज का ध्यान हो कि एक एज ए ह्यूमन लाइफ जब हमें मिली है, ह्यूमन बीइंग नहीं, वो तो फिजिकल बात होगी, लेकिन ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, अगर हमें मिला है तो हमें हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार जाने, और वैसे भी यूनिवर्सल भी ये माना जा सकता है, जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखा जाए तो इनकी प्राप्ति भी ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये तो है ही। उसको धर्म भी होना चाहिए उसके पास, उसको अर्थ मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ भी वो समझे, अपने कर्तव्य, धर्म मीन्स कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे, ठीक है। और जो अर्थ की बात है मतलब अपने लाइफ के पर्पस को, अपनी लाइफ की जर्नी को वो समझे। एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ उसको पता होना चाहिए, शुड बी क्लियर इन माइंड कि व्हाई आई एम हियर, है ना। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो जानना उसके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं आए और अपना 80 साल मस्ती की और फिर निकल गए, ऐसा मस्ती करेंगे तो 80 साल नहीं कर पाएंगे। मतलब मस्ती इन द सेंस कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाए, है ना, आप अपने आप को पहचान नहीं पाए, बस आप निकल गए, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो पुराने जैसे लोग थे पूर्वज, अगर हम वो यूनिवर्सिटी कल्चर में नहीं भी जा रहे हैं फिर भी वो अपने आप को जान लेते थे, तभी वो हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर कर पाते थे, है ना। तो अभी क्या है, उसके बाद एक काम, हमारा अफेक्शन भी हो, वो कितना हो, कैसा हो, और स्नेह तो हम कह ही रहे हैं कि स्नेह तो होना ही चाहिए। अगर आप अपने जो जड़ चेतन जितने भी तरह के हैं उनसे नहीं स्नेह रखते हैं तो आप उनके प्रति सेंसिटिविटी को तो धारण कर ही नहीं पाएंगे। करुणा तो नहीं वो ला भी सकते। करुणा का भाव जो है वो भी नहीं आप कर पाएंगे। और लास्ट जो है मोक्ष, इन सब चीजों से निकल के किसी दूसरे लेवल पे जाना, वो मुक्ति वाला जो भाव है, इसके अंदर जो है मन का ही रोल है। तो देखा जाए तो मन जो है पुरुषार्थ सिद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं यहाँ पर लाना चाह रही थी इस बात को। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों के लिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अब आप पूरा रिलेट कर सकते हैं, मन सृष्टा भी है, मन प्रवाहमान भी है, मन अग्निमय भी है, और मन जो है चंचल भी है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन का रोल क्या है, पुरुषार्थ सिद्धि। ये हमारा इम्पोर्टेंट है जो हमारे ह्यूमन गोल्स की अचीवमेंट की बात होती है। और लोग कई बार क्या सोच लेते हैं, क्योंकि मन से बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, बहुत विचलित रहते हैं, बहुत दुखी से रहते हैं, तो क्या सोच लेते हैं भगवान ने ये दिया ही क्यों। वो नहीं समझते कि पुरुषार्थ सिद्धि हो ही नहीं सकती, कुछ सीधा सीधा कर ही नहीं सकते अगर इंद्रियां ना होती, मनस से जुड़ी हुई ना होती, एक इंद्रिय आप नहीं होते, या मन को काबू में रख के सीधे सीधे नहीं चलते, तो किसी भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, मोक्ष की भी नहीं हो सकती। आप ये सोचिए एक बार अपने आप से, आप ऐसा विचार कीजिए कि मैंने मन को निकाल के बाहर रख, अब कुछ नहीं। तो
तो वही मेरे मतलब की बात यहाँ कहने का यही तात्पर्य है कि मन जो है आपके अंदर रहते हुए ही आपको हमेशा जागृत अवस्था में रखने के लिए, सचेत रखने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक आत्मा जब मोक्ष के काल में होती है, जब मोक्ष ले लेती है, शरीर भी छोड़ देती है, आप महासमाधि प्राप्त करके ऊपर चले जाते हो, आत्मा चली जाती है अपना जहां भी जाना होता है उसको, तब उसके पास मन नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, जो 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर है वो भी नहीं होता, तो फिर कोई पुरुषार्थ भी नहीं होता, किसी पुरुषार्थ की सिद्धि की जरूरत भी नहीं होती और होता भी नहीं है। तो फिर वैसे वहां तक जाने के लिए कि अगर छोड़ना ही है बिल्कुल, तो वही एक रास्ता है पूरी तरह से छोड़ने का। बट जब तक पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे हैं, कम से कम दुख ना बने, दुखी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही, दुख से आपने सही जोड़ा। एक मैं यहाँ पर इस बात को एक और रखना चाहूंगी, अनदर बेनिफिट टू माइंड या मन, वो क्या है? स्वाध्याय। हाँ ये भी एक प्रिंसिपल है जो वेदों ने दिया। हम स्वाध्याय पे कभी अलग से बात करेंगे काफी, हाँ लेकिन देखने की जरूरत ये है कि मन के द्वारा ही, आपने अभी कहा दुख, ठीक है, तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस रहती हूँ। मन के द्वारा ही आप अपने अंदर छिपे हुए दुख और सुख का अनुभव कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो वो जो स्वाध्याय की बात है वो यहाँ से आ जाती है। स्व अध्याय का मतलब है अपना ही अध्ययन करना, ठीक है ना। तो अपना अध्ययन आप तभी कर पाएंगे आपके अंदर, मेरे अंदर, जब हम कहते नहीं आई एम अ वेरी नेगेटिव पर्सन, आई एम अ वेरी क्योंकि आपने पॉजिटिव अध्ययन पर्सन, किया होगा तो पता चलता है ऐसे लोगों को। पता चल जाता है। लेकिन जनरली ये टर्म नहीं लोग स्वाध्याय यूज का करते। ये मतलब नहीं होता कि खुद पढ़ना, अपने आप से पढ़ना, कोई भी किताब पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, वो उसको हम स्वाध्याय नहीं कहेंगे। नहीं, कहते हैं, तभी मैंने कहा कि स्वाध्याय पे कभी अलग अच्छा से बहुत बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये और तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि स्वाध्याय का मतलब खुद को पढ़ना। हाँ बिल्कुल, और इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से जब जानेंगे तब ये सारे मीनिंग्स क्लियर करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम जाने तो हम अपनी पर्सनालिटी को, या हर किसी को अगर हम कहें कि चलिए ऑन एन एवरेज हम अपनी एज 80 मान लेते हैं, तो 80 के बाद जब हम कहते हैं ना उनको, देखिए अभी हमारे सामने रोल मॉडल्स हैं, विवेकानंद जी हैं, या मान लीजिए राधा कृष्णन जी हैं, और बड़े बड़े कई लोग, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत, कई तो लेटर लाइफ में जाकर, और कई बिल्कुल बचपन से ही, या जिनकी लाइफ टेन्योर ही बहुत कम था, हाँ 30s या 40s में, लेकिन बहुत ज्ञानवान हुए। तो वो लोगों ने, आप ये देखिए कि उन्होंने अपने मन को तो कंट्रोल किया, और साथ में अपने अंदर छिपे हुए दुख और सुख के भाव को भी जाना, है ना। तो कई बार हम, अब जो जैसे मैंने बोला कि मैं अगर बोलूँ आई एम अ वेरी नेगेटिव पर्सन, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो ज्यादातर हम अपने बारे में ये नहीं बोलते, लोग हमें बताते हैं। उनसे बात करो, बहुत ही नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही बात करते, कभी पॉजिटिव बोलते ही नहीं। हाँ ऐसे लोग बोलते हैं ना कई बार। तो और वैसे अगर देखा जाए तो जो मैंने अभी नाम जिनके लिए, वो लोग अगर जैसे अपने बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जैसे हुए, लेकिन ये है कि वो अपने आप को पहचान गए थे। हाँ वो बहुत, कोई जल्दी अपने लाइफ में पहचान गया, कोई लेटर जाके पहचाना, और बहुत बड़े बड़े ज्ञानवान होके निकले ना। हाँ तो ये अगेन अपने आप के अध्ययन करने की बात है, अपने स्वाध्याय। आप को जानने पहचानने की बात है। तो ये भी एक मुझे उसका बेनिफिट मिलता है कि आप, लगता है कि मन के द्वारा ही अपने आप को जाना जा सकता है, हाँ अदरवाइज नहीं, बिल्कुल सही है ना। बात है। आत्मा तो को जब आप, अपना ज्ञान नहीं होता है जब वो मोक्ष काल में होती है और सारी इंद्रियां चली गई होती हैं, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं बचा होता है, तो अपने आप को, स्व को जानने का कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं, बिल्कुल। लेकिन अभी जब आप दुख की बात करते हैं तो मैं ये इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी आज के प्रेजेंट टाइम से। प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं पता, शायद कोरोना से पहले इतना पॉपुलर था कि नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा आ गया। आपने इंस्टाग्राम पे सुना होगा, पॉजिटिव वाइब्स के लिए ऐसा कीजिए, नेगेटिव वाइब्स के लिए ऐसा कीजिए, खैर नेगेटिव वाइब्स को भगाने के लिए आई मीन ऐसा हाँ कीजिए, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स क्या है एक्चुअली? देखिए, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हाँ ठीक है। मान लीजिए ये बात को तीसरा सुनते हैं, तो वहां तक वो एनर्जी ट्रांसलेट होगी या आगे बढ़ेगी, ट्रैवल करेगी, तो वो वाइब्रेशंस जा रही हैं, फ्रिक्वेंसी आपस में मैच करेगी, हम कहेंगे लाइक माइंडेड है ये, हाँ ऐसा करके। तो ये अगेन हमारे जो मन के विचार हैं,
मान लीजिए हम आपस में यहाँ बैठे झगड़ा कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही तो, कई लोग, बहुत लोग हैं ना, तेज तेज चिल्ला चिल्ला के लड़ते हैं। हाँ, बोलते ही चिल्ला नहीं, चिल्ला के। हाँ, बोलते भी चलिए बोलना चिल्लाना, देखिए एक तो है यारी दोस्ती में चिल्लाना, वो हाँ, अलग वो एक बात, बात, खुशी से चिल्लाना अलग बात। वो खुशी से चिल्ला रहे हैं। लेकिन कई बार एक ने एक कुछ बोला, उसने उसको बोला, जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव होना या कुछ इस तरह से। तो वो जो चीजें हैं, अगेन वो हमारे वाइब्रेशंस को कंट्रोल निकालता है, तो कैसे वाइब्रेशंस आप दूसरे तक कैसी एनर्जी पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये मैं देखती थी कि कोरोना के बाद ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी कि घर में ऐसा मंत्र जाप लगा लो, ऐसा कर लो, अगर पॉजिटिविटी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। लेकिन अंदर हमारे अगर विचार ही अच्छे नहीं है मन में, तो आप पॉजिटिविटी के कहाँ से उसको, कोई ऐसा थोड़ी कि पेड़ पे लगा कि लाश तोड़ के ले आते हैं कल से घर पॉजिटिव हो जाएगा। विचारों की बात हो जाती है। हाँ। बट आपने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा जैसे ये जो मैंने षड्रिपुओं की बात की थी, अगर हम इनको अपने लाइफ में जोड़ें तो ये हमारी पर्सनालिटी के अंदर नेगेटिव ट्रेट्स लाते हैं। अगर वो षड्रिपु मान लीजिए कोई भी बहुत ज्यादा है, उनमें से एंगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, या मैं बहुत ही अपने आप में बहुत जैसे हम कहेंगे ना सेल्फ सेंटर्ड हूँ, हाँ। ठीक है, ईगो रखती हूँ, तो बहुत सारी चीजें करती हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे नेगेटिव ट्रेड्स को बढ़ाते हैं। और जब नेगेटिव ट्रेड्स बढ़ते हैं तब आप बड़े नेगेटिव पर्सनालिटी आपकी हो जाती है। वो जो नेगेटिविटी की बात मैं कर रही थी, हर चीज के अंदर जैसे स्नेह का भाव ना होना, दूसरे को दूसरी उस तरह से देखना कि पता नहीं ये कैसा इंसान है, क्या है, तो हमारी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है। तो जब नेगेटिव ट्रेड्स होंगे बिकॉज ऑफ मन अगेन, तो वो नेगेटिव पर्सनालिटी आ जाएगी आपके मन ही नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, वो अट्रैक्ट भी नेगेटिविटी को ही करेगा। और जब नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा तो एक बहुत जिसको मैं कहूंगी कि आजकल का बहुत बड़ा ये इशू है, वो कहते हैं ना लोड योर क्या कहते हैं, अनलोड योर स्ट्रेस लेवल, ठीक है, टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिप्रेशन या कुछ। ये टर्म्स कहाँ से आई है? ये मॉडर्न एरा की टर्म्स है, पुराने मैंने नहीं सुना था। फिर राजा महाराजाओं के काल में ऐसा कभी कहा डिप्रेशन वो बड़े हाँ, वो डिप्रेशन से मर गए राजा। हाँ, अभी तो कई सारे लोग तो हमारे इस बात को बहुत सारा अपमानजनक तरीके में भी ले लेंगे कि बताओ ये लोग हंस रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर। हम हंस नहीं रहे हैं, समझते हैं सीरियसनेस उसकी, बट वो बीमारी को इतना, वो किस मन के अनियंत्रण को जो नियंत्रण नहीं कर पाए उसको कितना आगे तक ले जाओगे आफ्टर ऑल आप, है ना, और कितना बुरा होगा। इसमें हंसने की तो खैर बात नहीं है, इसमें एक्चुअली समझने की बात है। देखिए मैं हमेशा इसको ऐसे देखती हूँ कि जब आपके देखिए लाइफ में सर्कमस्टांसेस दोनों पैरेलल चल रहे हैं। हाँ। दोनों पैरेलल कैसे चल रहे हैं कि आपके पास कुछ चीजें आपकी बिल्कुल इन लाइन होंगी जो एकदम आपको सेटिस्फेक्शन और प्लेजर का अनुभव देती हैं, कि हैप्पीनेस का अनुभव देती हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा है। बट साइमल्टेनियसली आप नोट कीजिए हर किसी की लाइफ में एक चीज ऐसी चल रही होगी, एक या दो चीज ऐसी होंगी जो कुछ मानसिक कलेश का कारण होगी। हाँ, ठीक है, मान लीजिए मैं कार बुक करने गई, वो कार अब 2 साल बाद ही मिलने वाली है, तो वो मेरे मन में फिर टेंशन आ गई। ठीक है, या कुछ और रेंट का इशू था, फलाना था, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है, या हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई फॉर एनी रीजन, कोई डेंगू टाइफाइड ऐसा, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई चीज का, कोई हेल्थ इशू हो गया। हाँ, तो अब देखिए जहां पर मैंने स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात की ना, तो स्ट्रेस लेवल तो यहाँ पर आ जाता है कि मेरे पास और ये होना चाहिए था, ये नहीं है। या मैं ये करना चाहती थी, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेस के बीज जो है शुरू हो गए, वो अंकुरित होना शुरू हो गया। अब वो स्ट्रेस को कंट्रोल वे में करना, वो मेरे मन का काम है। लगाम बोला था मैंने स्टार्टिंग में, वो मेरे मन का काम है। ये स्ट्रेस को मैं बढ़ने दूं, क्योंकि मैं बढ़ने कैसे दूंगी? लेट्स सपोज मेरा हेल्थ इस समय सही नहीं है, तो मेरा एक काम स्टक हुआ, मुझे कहीं ट्रैवल करना था, मैं वो नहीं कर पाई। मेरे किसी के रिलेटिव के घर में कोई शादी थी, मेरे को वहां जाना था, मैं वहां नहीं जा पाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। वो सारा कनेक्टेड हो जाएगा और फिर हम आगे सोचते हैं अरे मैं 2 महीने ऐसे रह गई, तो फिर उसके बाद मुझे खाने में बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा।
फिर मैं बाहर उस वेदर में नहीं जा सकती, मैं उस हाँ। तरह का पानी नहीं पी सकती। अब मेरे को प्यूरिफायर लगाना पड़ेगा, मैं उतना जितना पानी बॉईल करके पीऊंगी उतनी अच्छी हो जाऊंगी। हाँ ये कनेक्टेड कनेक्टेड बहुत कनेक्टेड सारे सारा स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। लेकिन अब हमारे हाथ में एज मन ये है इसको कंट्रोल करना। तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे कि हम इसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे। लेट्स सपोज कोई बीमार है, वो ये सोचे, देखिए यहाँ मैं वैसे एक जर्नलाइज उसमें बात कर रही हूँ, हाँ किसी के एक पर्टिकुलर एक किसी को जर्नलाइज हम बात कोई कर रही प्रेस्क्रिप्शन हूँ। नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वो हम उसमें बात नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा भाई देखिए कोई बेड रिडन है, वो अलग चीज है। हाँ ठीक हम है। सिद्धांतिक बात कर रहे हैं कि उसके पीछे सिद्धांत क्या है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है जो चीजें आपको स्ट्रेस दे रही हैं फॉर एनी पॉइंट ऑफ लाइफ और एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ट्राई टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, आपके ये नेगेटिव चीजें चलते चलते साथ में कुछ तो पॉजिटिव लाइफ में हो रहा होगा। हाँ आप घर में, भाई आप बीमार थे तो चलो छुट्टी हो गई ऑफिस से, थोड़े 10 दिन का लीव ले लिया। नाउ यू कैन वॉच सम टीवी, जो आपका अपना टाइम है। नाउ यू कैन रिलैक्स, नाउ यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टाइम। पॉजिटिव तो अपने सर्कमस्टांसेस को, स्ट्रेस को इतना मत बढ़ने दीजिए कि वो डिप्रेशन तक पहुंच जाए। बहुत सारे लोगों ने, मेरे खुद के नोन है, जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना शिफ्ट ही कर लिया, बेस पूरा का पूरा इंडिया से यूएस चले गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम वहां जाके सर्कमस्टांसेस को देखे बड़ा स्ट्रेसफुल था, बड़ा स्ट्रेसफुल था। रीजन, आप इंडिया में इंडिपेंडेंट थे, नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी, हाँ एंड कि वो हमें कार में लेके जाएंगे, वो हमें सुपरमार्केट लेके जाएंगे, वो हमें यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ सुबह शाम किसी के भी घर में जाके बातें बातें करने बैठ जाते हैं। वहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बात करने के लिए। Many changes are like that, किसी के लाइफ में हो रहे हैं। हाँ तो वो अब वो फिर वो इतना, अब ये ऐसा लगने लगता है, अरे ये वहां मैं इतनी फ्री थी और यहाँ मैं एकदम ऐसा के बंद गई, ये लाइफ तो बेकार ही है, क्यों बैठे हैं, अरे 6 months बस कवर हो जाए, मैं फटाफट इंडिया चली जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, कुछ भी ऐसे हम बात करते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या है, वो हम स्ट्रेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको दूसरे तरह से देखेंगे, चलो हाँ कोई बात नहीं, 6 महीने रह के यहाँ पर इनकी संस्कृति को समझते हैं, इनकी हाँ लैंग्वेज को ही सीख लेते हैं। हाँ और कई ठीक सारे है, ऐसे लोग होते भी हैं जो सेम हाँ रेस्ट्रिक्शन में आते हैं लेकिन वो उसका पॉजिटिव साइड जी जाते हैं, देख जाते हैं, तो उनको लगता है यार बड़ा अच्छा था, मैंने तो ये सीख लिया वहां पे रह के, हाँ या मुझे इतना बिल्कुल। टाइम मिल गया कि बैठे बैठे मैंने यही पढ़ लिया, ये लिख लिया। कुछ लोग तो और भी बहुत कुछ कर करके चले जाते हैं। तो अपनी अपना वही वो ना दृष्टि को सीधा करना, दृष्टिकोण को सीधा करना। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है एक ही जगह पॉइंट आउट नहीं रहिए, एक ही जगह स्टिक नहीं रहिए, उसको कोशिश कीजिए अपने मन के जो आधार पर, ठीक है, उसको इतना स्थिर लाने की कोशिश कीजिए कि आप दूसरी तरफ देख सकें। जब दूसरी तरफ देख पाएंगे तो आप अपने माइंड को, मतलब अपने बुद्धि को, अगेन ज्ञान तो मिलना ही है हमारे को हर चीज से, तो उसको उसमें लगाएंगे ना, तो आपको नॉलेज भी होगा। और जब आपका माइंड एक्टिव है, मतलब मन के साथ साथ आपकी चेतना, बुद्धि सब एक्टिव है और आप कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग उसमें चल रही है, तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा। हाँ ये और वाली वो जो बात डिप्रेशन का चुंगल है ना, उससे बच जाएंगे। हाँ ये वाली बात पता है मैं कैसे देखती हूँ कि ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप कार में जाते हो तो आप एक साइड खिड़की में से बाहर देखो तो पेड़ निकल रहे होते हैं, फिर कोई खेत आ जाता है, फिर कोई बहुत सुंदर सा बाग बगीचा, फूल पौधे आ जाते हैं। अब आप कहो अब दूसरी जगह थोड़ी देर बाद चलते चलते सूखी सी जगह आ जाए जहाँ ज्यादा हरियाली ना हो, कुछ ना हो, तो आप क्या बोले, अरे पीछे बहुत अच्छा था, अरे पीछे बहुत अच्छा था, दूसरी किसी खिड़की से देख लेते और भी कुछ अच्छा दिख जाता। 4 खिड़कियां थी, एक ही खिड़की में अच्छा नहीं आ रहा, उस पर अटक गए, है ना। और वो ये नहीं और जीवन सफर की जैसे चलता जाएगा, कभी सूखा भी आएगा, कभी हरियाली भी आएगी, कभी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कभी कुछ भयानक और बुरा भी देखने को मिलेगा। 4 खिड़कियां थी, देखते चलो, कुछ भी ये नहीं सोचना कि ये ही क्यों नहीं रह रहा है। अरे वो सीनरी फिक्स हो गई होती तो सोचो आप कार में नहीं होते, आप भी फिक्स हो गए होते सीनरी में, है ना। बिल्कुल, अगर आप काल उसी खत्म हो गया होता, परिस्थिति में काल गुजरता ही नहीं, काल गुजरता नहीं तो आप स्थिर हो, आप जड़ हो। आप जड़ कब होते हो, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, फोटो बना के दीवार पे लटका देते हैं तो आपको एक ही सीनरी दिखती है पूरा टाइम। जिंदा लोगों को एक ही सीनरी नहीं देखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमारे पास ऑप्शंस है, एक हाँ रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते की तरफ हाँ चलो। बिल्कुल।
4 लेकिन खिड़कियां थी। अगेन वहां पर ये बात है ना प्रकृति जी की, जो हमने अभी 6 एनिमीज की बात की थी, हाँ अगर वो हम कंट्रोल साथ में करते चलते हैं हाँ तभी हम दूसरी तरफ देख पाएंगे, हाँ, वो भी बात सही है, बिल्कुल। है ना। मान लीजिए कोई अफेक्शन में है, अब वो उसके लिए करने मरने के लिए तैयार हो गया और या हो गई, ठीक है, कि कोई ये नहीं तो फिर कोई भी नहीं, और फिर हाँ ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, हम्म, तो उस केस में क्या होता है कि आप हावी होने दे रहे हैं एनिमीज को अपने ऊपर, हाँ और आंतरिक शत्रु जो आपके हैं, और उस केस में आप अदर साइड नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अदर साइड देखने के लिए आपको अपने 6 एनिमीज को तो हटाना ही पड़ेगा, हाँ और साथ ही जो आपने कहा कि 4 खिड़कियां आपके पास उपस्थित हैं, मतलब 4 रास्ते जिंदगी में हैं, और हमारे तो डायरेक्शंस भी अगर हम कहें, इसमें बड़ी मजेदार बात है कि वेद में ये 4 डायरेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो 4 डायरेक्शंस तो हमें सबको पता चल गई, अभी बाद में वास्तु ग्रंथों में भी आ गया, सब कुछ आ गया, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये सब हो गया, लेकिन वेद में क्या कहा गया, 360 डायरेक्शंस, हाँ जिधर देखो उधर ही, और वेद में मतलब कि शब्द ब्राह्मण में कहा गया है हाँ कि जिधर देखो उधर ही डायरेक्शन है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब वो ऊपर नीचे दाएं बाएं उसके अंदर इधर उधर हाँ जिधर भी, तो 360 डायरेक्शंस जब आपके पास हैं, तो आप क्यों एक पे रुके हुए हो, बिल्कुल, रुकना चाहिए ही नहीं। रुकना चाहिए नहीं। लेकिन अगेन ये बात आती है हमारे मन में, कई बार ऐसी आती है कि जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हाँ है ना। फिर वो आपका वहां पर वो वाली कर्म फिलॉसफी आ जाती बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हमारे कर्मों की नियति है, हमने ही कुछ किया था तो अब ऐसे चल रहा है जैसे चल रहा है। बदलनी है तो अपने आज को बदल लो, पहले बदल तो जाएगी मतलब कर्म इसका की। मतलब आज मन अपना कंट्रोल में करें। हाँ, आज मन कंट्रोल में करो, आज कहीं और लगाओ, सीनरी बदल जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो अब प्रकृति जी, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहती थी, जैसे कि हमारे जो ये तो ऋषि मुनियों की बात हो गई, या एक जर्नल हमने बात कर ली, लेकिन जैसे आप माइंड को स्टेबल करने के लिए आप लोग ध्यान वगैरह जैसे करते हैं, तो क्या हम उसमें अपने दुखों से परे जाके अदर साइड ऑफ द कॉइन भी देख पाते हैं? हाँ बिल्कुल, दुख रह वो ही नहीं कैसे? जाता, या तो कोई ध्यान में रह सकता है या धुन। मैं तो और भी इससे भी एक आसान सिंपल तरीका है। आप कभी भी बहुत दुखी हैं तो अनुलोम विलोम कीजिए जरा, फिर कोई मुझे अनुलोम विलोम करके ना कोई मुझे रो के दिखाए। रो नहीं सकता इंसान, इतनी पावरफुल वो चीज है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हम रोते हुए बच्चों को भी कई बार सिखाते हैं। बहुत दुखी सा बच्चा है ना, तो कहते हैं आओ इधर आओ 2 मिनट, और वो हंसता हुआ थोड़ी देर में वापस चला जाता, भूल ही जाता उसके साथ क्या हुआ था कि उसको कोई चोट है। पता है, आप शरीर में दर्द का अनुभव भी नहीं करते, कम से कम दर्द का अनुभव बहुत नीच कम हो जाता है अगर कोई अनुलोम विलोम कर रहा है तो सोचिए, उतना साधारण सी चीज थी। छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं लगता, कोई बात नहीं, अभी ध्यान में बैठने जितनी एकाग्रता और वो उतना धैर्य नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ अनुलोम विलोम करके देखिए। ना तो रो पाएंगे, आंख से आंसू नहीं गिरा सकता कोई इंसान अगर अनुलोम विलोम चल रहा है। क्यों? कि प्राण जो दोनों नाड़ियां हैं हमारी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, दोनों में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो शरीर की कुछ क्रियाएं और मन की कुछ क्रियाएं तुरंत से कंट्रोल में आ जाती हैं। वो बहुत क्विक तरीका है। कोई डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता अगर वो स्ट्रेस में अनुलोम विलोम सीख लेता है, अच्छा, बड़े अच्छा है। तो जाएगा ही नहीं स्ट्रेस के अंदर, वो डिप्रेशन के अंदर। उसके ठीक है, स्ट्रेस है, बना रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन वो जो अनुलोम विलोम करता जाएगा, पता है क्या होता है, हम मुझे ऐसे भी लगता है, ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव से बात है, चाहे स्ट्रेस आए जिंदगी में, कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाए लाइफ के अंदर, वो एक्चुअली आपको मजबूत भी बनाती हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों से मजबूत बनने वाले लोग होते कौन से हैं? कॉन्फिडेंट लोग, मजबूत लोग वही तो होते हैं ना जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा होगा लाइफ में, लेकिन उन्होंने स्ट्रेस देखने के बावजूद भी उनमें और बाकियों में फर्क क्या है? उन्होंने अपने आप को डिप्रेशन या ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं लाया जहां पे वो पूरी तरह से टूट टूट जाते, बिल्कुल ही बेकार हो जाते, वो शरीर से, मन से, तन से, हर तरह से बर्बाद हो जाते। वहां तक जाने से उन्होंने अपने आप को बचा के रख पाया। तो कैसे बचाया होगा? कुछ तो किया होगा, अनुलोम विलोम किया होगा, जाप किया होगा, नाम जप भी करते हैं बहुत सारे लोग। अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा क्विक तरीका है,
और कभी अनुलोम विलोम नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी, या नहीं हो रहा है तो नाम जप कर लीजिए। वो थोड़ा स्लो स्लो प्रोसेस है उसका, स्लो तरीका है, स्लो प्रभाव पड़ता है उसका आपके मन के ऊपर, लेकिन अनुलोम विलोम से तुरंत पड़ता है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, जिनको एक तो कोई लाइफ की पता है कि देखो ये करने से स्ट्रेस जाएगा हमारा। तो परिस्थिति को में स्ट्रेस में क्या है, आप चिंता कर रहे हो, आप बेकार के भावनाएं क्रिएट कर रहे हो, आप बेकार के विचार क्रिएट कर रहे हो, उसकी जगह आपकी चेतना बुद्धि पर रह जाएगी। तो आप उस परेशानी से, मुसीबत से पहली बात तो निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे, और दूसरी बात क्या ढूंढ लोगे कि अच्छा ठीक है निकल तो नहीं पा रहा, चलो इसका पॉजिटिव साइड देखें। अभी वही जो आप कह रहे हो कि अरे किसी और विंडो से झांक लेते, किसी और डायरेक्शन को देख लेते, 360 तो 3 डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज और मेरे मन में आ रही थी, अगेन मन में आ रही थी, वही सृष्टि हो रही है। हाँ कि जैसे हम ये नहीं कहते हैं, आपने जैसे बताया कि ध्यान अवस्था के द्वारा ये कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे क्या उसको मैं बोलना चाह रही थी, कभी कभी अदर साइड ऑफ द कॉइन आप देखना चाहें भी तब भी नहीं देख पाते, हाँ है ना? तो कैसे उसको आप खाली जैसे ध्यान में आप जा रहे हैं। हाँ, मैं ये इसमें ऐड करना चाहती थी, जैसे कि हम कहते नहीं हमारा हार्ट बहुत लो हो रहा है, ठीक है ना, सिंकिंग अवस्था में है, बैठ रहा है, तो वो क्या चीज है एक तरह से देखा जाए? मन का बैठना, मन में ऐसी फीलिंग आना, ऐसे कि आप दुख की वजह से बैठने की बात कर रहे हो ना? हाँ, जैसे कि हम लो फील करते हैं। हाँ, वो लो हम फील ही इसलिए करते हैं जब वो जो मन अभी आपने कहा मन अग्नि की तरह है, अग्नि में कोई तो फ्यूल पड़ रहा होगा। जिस बहुत दिन अच्छा, ये बहुत जिस अच्छा दिन है। फ्यूल नहीं है, उसमें कुछ जलाने को फूकने को नहीं है ना? आपके पास कोई ना कोई, आप देखो हमेशा आप अपनी आशा जलाते हो, जिन्हें हम होप कहते हैं, जलती हमेशा होप है, वो मन में जो अग्नि की तरह चल रही है। अच्छा ये होप है, इस रास्ते पे कुछ ढूंढ लूं, इस आइडिया में कुछ ढूंढ लूं, अच्छा अब ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा। ये होप ही तो है आपकी। हर बार एक होप जलती जाएगी, जलती जाएगी, जलती जाएगी, फिर आपको थोड़ी देर में दिखाई देना बंद होगा। तो ये मन में लो होना, सिंक होना, ये एक अच्छी बात है एक्चुअली देखा जाए तो। योग ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। क्यों? कि अब इसके बाद आप शांति से बैठोगे, इसका मतलब आप होपलेस हो गए। हाँ, ये भी सही है, लेकिन जैसे हाँ। कई बार अभी मेरे साथ 2 दिन पहले ही हो रहा था ऐसा। फैमिली में जैसे किसी को जाना था कहीं पर, तो मैं ऐसा पहले तो बहुत एक्साइटेड, ठीक है ये लोग जाएंगे, अच्छा है, थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा। बट विद इन 20, मतलब उनके जाने के विद इन 2 आवर्स ही मेरे को ऐसा लगा, अरे ये लोग क्यों गए हैं, मेरे साथ तो कोई बात करने के लिए नहीं है, अब मैं अकेले रह गई, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी, अब मैं बैठूंगी कैसे, फुल डे कैसे स्पेंड करूंगी। तो पूरा दिन इतना डल डल, अच्छा लो फील, मन के लो होने से आपकी आउटलुक, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ एवरीथिंग इज सो डल, एवरीथिंग अराउंड यू इज ऑल्सो गेट डल। हाँ, तो ये वाली चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि अभी वो आया, अभी मन का वेग चला आपके ऊपर, और अब क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो इसमें यहाँ पे 2 बातें होती हैं कि अभी ठीक है, अब आप लो, पहले आप लो पॉइंट पर ही आओगे, अब इतनी तेज पंखा चल रहा होगा तो एकदम से थोड़ी रुक जाता है, धीरे 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 रुकता है। अभी रुका, अब आप चला लो, अब किसी दूसरे डायरेक्शन में चला लो। तो पहले आप लो में आओगे, फिर आप ये सोचोगे अरे ये लोग के जाने से इतना टाइम भी तो मिल गया मुझे, अब देखो मैं क्या क्या कर लेती हूँ पीछे से, ये मेरे 10 कामों की लिस्ट थी, ये सारी लिस्ट निपटा लूंगी मैं। एक तो ये बात है समझने की। दूसरी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि जिन लोगों से आपका ऋणानुबंध जुड़ा हुआ है, शरीर से, एनर्जी से आप कनेक्टेड होते हो, वो लोग आपका एनर्जी सर्कल तोड़ते हैं, जब बाहर जाते हैं कहीं तो लो की फीलिंग आती ही आती है, वो नेचुरल है। वो तो माँ को छोड़ के बच्चा जाए, बच्चे को छोड़ के माँ जाए, या घर वाले जो सारे घर में रहते हैं अचानक से 2-4 लोग चले जाएं, और तो वो ना घर का एनर्जी का वो बदलता है। आपकी एनर्जी का के सर्कल से कनेक्टेड जितने प्लग पॉइंट्स थे ना, अभी सारे निकाल दिए, तो वो बिजली का आदान प्रदान बंद हो गया, वो जो आप में और बाकी लोगों में चल रहा था सारा टाइम। चाहे भले बात ही ना करें लेकिन रहें, तो शरीर प्राणमय कोश एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है।
तो वो प्राणमय कोश का आपका सर्कल हट गया ना, तो आपको लो की फीलिंग थोड़ी देर आएगी, बस उसके बाद आपको लगेगा अरे वाह मेरी, फिर आपको पता चलेगा अच्छा मेरी इतनी एनर्जी है अकेले की, हाँ है ना। अपने अकेले की पावर का एहसास कब होता है? जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तब हम नाच नाच के कूद कूद के सारा काम कर लेते हैं। अच्छा रुको, इतना टाइम आ गया, मेरी एनर्जी सारी मेरी ही है, अभी कोई लेगा नहीं। सोच के देखो, कोई नहीं लेगा कुछ भी, तो मैं अपनी सारी एनर्जी अपने लिए यूज करके जो भी अपना करना है फिर कर लीजिए उस चीज में। तो ये दो नहीं, बातें तो हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने मतलब अच्छा पॉइंट है। अगर हम आज के उसके हिसाब से भी देखें, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, कि हम कभी ये फील ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे प्राणमय कोश जो है वो कैसे कनेक्टेड है। जो अभी कितना, हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ तो वो जो आदान प्रदान चल रहा था वो हाँ उनके साथ चल रहा था। जो हम कहते हैं अरे उनके वाइब्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, या हम नेगेटिव हो रहे हैं या पॉजिटिव हो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी है, और जैसे ही वो थोड़ा सा संपर्क करता है हाँ तो वो एकदम से इफेक्ट आता है हमारे शरीर पे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। वो और चीज है अपनों और का बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जो घर में एक साथ परिवारी जन रहते हैं ना, ये चीज उनके बीच में ज्यादा होती है। जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, एक ही ऑफिस में, एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनके साथ भी ये चीज बहुत होती है। वो आपस में जो जुड़े हुए सारे लोग हैं, किसी भी जगह पे जहां 4 लोग इकट्ठे हैं, एक से ज्यादा कोई लोग इकट्ठे हैं, आपकी प्राणमय कोश उनकी प्राणमय कोश से जुड़ती है, इंटरेक्शन करती ही करती है। कई बार वो इंटरेक्शन बहुत इंटेंस होता है, अच्छा भी इंटेंस हो सकता है, बुरा भी इंटेंस हो सकता है। तो कई बार बहुत इंटेंस होता है वो, कि कई बार आप देखोगे कि कुछ लोगों की उपस्थिति आपको ऐसी लगती है, या कुछ लोगों से मिलके आपको ऐसा लगता है जैसे हमेशा से ही इन्हें जानते थे हम, या ऐसा लगता है आपको अपनापन की फीलिंग आती है कुछ लोगों से। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि इंटिमिडेटिंग ही फीलिंग आती है, वो चाहे बेचारे कितने ही भले लोग हों, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उनसे हमारी प्राणमय कोश का इंटरेक्शन ठीक नहीं है उनकी ठीक कुछ चीज ठीक नहीं है वहां पर, तो पता चल जाता है ऐसे। या एक एक ये भी बात आती है ना मन में, जैसे हम कहते हैं कि हम टेलीपैथिकली किसी से कनेक्टेड हैं, हाँ हाँ, तो वो भी क्या प्राणमय कोश के बल पर ही नहीं हम कनेक्टेड होते हैं? नहीं, प्राणमय कोश की तो एक, जैसे आपका शरीर जो है वो कितना चौड़ा होगा, आपका शरीर 1-2 फुट ही तो चौड़ा है, चारों तरफ से ऐसे गोल गोल घेरा बनाएंगे तो 1-2 फुट का ही तो घेरा बना पाओगे, 2.5 फुट का घेरा बना लोगे। लेकिन जो आपका प्राणमय कोश है, वो अगर ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल इंसान की 3-4 फीट के घेरे में होती है हमेशा। जो थोड़ा सा योग ध्यान तपस्या या एकाग्र होने लग जाते हैं तो उनकी 8-9 फीट की हो जाती है। जब हम तपस्या में सीरियसली लग जाते हैं तो किलोमीटर में हो जाती है। लेकिन हाँ, ऐसे मान लीजिए कि 9-10 फीट की तो आप जैसे लोगों की, एकाग्र लोगों की 9-10 फीट की प्राणमय कोश रहती है। उसके बाद होती है आगे, और कम से कम नहीं तो 3-4-10 फुट लंबी चौड़ी घेरे में बनाइए मनोमय कोश होती है, जिसको हाँ, आप मनोमय। माइंड कह रहे थे, आप जिससे जहां से माइंड की बात कर रहे थे। तो अब वो जो आप कनेक्ट हो रहे हो किसी से विचारों के लेवल पे, टेलीपैथी के लेवल पे, वो चित्त का काम है, वो मन का काम है, वो मन से कनेक्ट होते हो आप। तो मन गति करता है, मन एक देशी नहीं है, मन जुड़ा जरूर हमारी हमारी मनोमय कोश से, हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जा कहीं भी सकता है। वो अमेरिका चला जाता है कहीं भी बैठ के, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है कहीं भी बैठ के, है ना, भारत जा सकता है कहीं भी, मन मन कहीं भी जा सकता है, और किसी के पास भी जा सकता है, किसी दूसरे के मन के अंदर भी मन ही जा सकता है। उसी चीज को हम कहते हैं चित्त में प्रवेश करना, किसी एक दूसरे के चित्त में प्रवेश कर जाना। तो हमें पता चल जाता है कि उसके चित्त की स्थिति क्या है। तो ऐसे गुरु जी लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, अभी किसी को दीक्षा देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके कर्म या उसके संस्कारों के हिसाब से उसे दीक्षा दी जाती है। तो कैसे पता चलता है हमें, अगर हम गए नहीं होते उसके चित्त में, देख ही नहीं पा रहे होते उसके चित्त में, तो फिर दीक्षा कैसे देंगे? हमें क्या पता है वो पिछले जन्म में क्या संस्कार लाया है, क्या करके आया है। तो हम उसके अंदर जितनी रिकॉर्डिंग हो रखी है, जितना डाटाबेस उस आदमी ने इकट्ठा किया है, हम वो जाके देख पाते हैं उस चीज को। तो वो मन की गति से है। जी, बिल्कुल। आपने जो बात की उसको मैं फिर से रिलेट कर पा रही हूँ। जो हमारा अगेन अथर्ववेद का ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण, हाँ उसमें कहा गया मनो ब्रह्म। तो जो हाँ है सुप्रीम है, मतलब मन जो है वो अपने आप में सुप्रीम है। हाँ अभी आपने कहा ना कि मन से आप कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। मनोमय कोश की बात करें, देखिए कोश जो ये पंच कोश की बात हुई है वो हमारे जाके उपनिषदों में हुई है। हाँ उपनिषदों में क्लैरिटी और आ गई इस चीज पे। जब टीचर डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे तब उन्होंने इस बात पे बहुत अच्छे से प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारे कोशों के बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, मतलब कि जो उससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ हुए या
वेद थे, जैसे वैदिक जो टेक्स्ट थे संगीता, उसमें भी अलग से मन के बारे में बात हुई है। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद ने तो इसके बारे में कहा है, मनो वही सम्राट परम परमम ब्रह्म। हाँ सम्राट ही है, राजा ही मान लिया है मन हाँ कि आप इस मन के आधार पे, जैसे एक राजा के पास एवरी पावर होती है ना, हर तरह की पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सुप्रीम तो है ही, ब्रह्म तो है ही, क्रिएटर तो है ही, लेकिन वो साथ में राजा भी है। तो ये उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, ये यजुर्वेद का ही उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का। मुझे लगता है मैं तो आपसे बात करती रहूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो हम लोगों को योग से ज्ञान होता है, नॉट दैट कि इसकी जरूरत है, बट फिर भी मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि हाँ, जो चीज हमने योग तपस्या ज्ञान से जानी वो आप बड़े आसानी से बता देते हो कि अरे ये तो यहाँ पर लिखा है। हाँ, मैं तो कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलती हूँ कि आप लोग जो आज जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सब वैदिक ऋषियों ने अपने अपने टेक्स्ट में कह दिया है। तो उसको रिलेट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें कोई आज की डेट में कहे, अरे आप जैसे करते हो ना, आपके दादाजी भी ऐसे ही करते थे, हाँ बहुत अच्छा लगता है ना सुनकर कि अरे दादाजी की तरह हम करने लगे। हाँ। अपनी एक एंसेस्ट्रल वाली फीलिंग आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वही वाली बात है कि मैं, जब आप बताते हैं ना कुछ, तो मैं उसको सीधा जाके अपने उसमें ग्रंथों में देखती हूँ, जो जितना मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये एक्सप्लेनेशन, तभी कई बार मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप असेंडिंगली पढ़ने की बजाय डिसेंडिंगली पढ़ो। हाँ अगर हम लोग जैसे हैं, हमें तो कोर्स में एडमिशन लिया तो वेद पढ़ते हुए नीचे की तरफ आए हैं, आज की उसको समझ रहे हैं। लेकिन आप आज के उसमें हो और आप कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहे, तो आप आज के परिस्थितियों को पढ़ते पढ़ते वेद की तरफ चले जाओ। हाँ, बहुत सुंदर ऐसा बात है। कर। हाँ जी, नमस्ते अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग इन सारे टॉपिक्स पर आगे भी कंटिन्यू करेंगे और बनाते रहेंगे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, नई नई बातें जानने को मिलती है। जी, नमस्ते। थैंक यू।